तो नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट हिस्ट्री ऑफ सिक्स शेड्यूल। सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इंडिपेंडेंस के समय सिक्स शेड्यूल जो इंट्रोडक्शन हुआ था, इसका वजह से ऑटोनोमस काउंसिल नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये 4 स्टेट्स में लागू हुआ है। ठीक है, जैसे कि हो गया आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 4 स्टेट्स में अंडर द सिक्स शेड्यूल ऑटोनोमस बॉडी काउंसिल फॉर्मेशन हुआ है। और सिक्स शेड्यूल के बारे में हमको क्या पता है? सिक्स शेड्यूल जो बेसिकली आपका आता है, ठीक है, वो आता है आपका आर्टिकल 244 2 एंड 275 1 के अंदर में आता है, जहाँ में ट्राइबल एरियाज को ऑटोनोमस का स्टेटस दिया गया है। ठीक है, जिसमें वो अपना लेजिस्लेटिव, अपना जुडिशियल, अपना एग्जीक्यूटिव पावर को वो सर्टन मैटर्स में यूज़ कर सके। ओके, सो ये जो हिस्ट्री है, यहाँ में जो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन, जैसे कि टुवर्ड्स द कम्युनिटीज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक काइंड ऑफ पॉलिसी था, जहाँ में वो जो उसका मेन इंटेंशन था कि वहाँ का जो कल्चर एंड सोशल माइल्यू जो पीपल है, वो एरियाज को एक बैकवर्ड का टेक दे, और जब आफ्टर इंडिपेंडेंस वहाँ में इतना एक्सेसिव इंटरफेरेंस ना हो, ताकि उसका जो एथनिक ट्राइब्स है उसका डाइल्यूशन ना हो। वही मेन कंसेप्ट था बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल्सो एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो पीपल लुक का बहुत सा आपका जो ब्रिटिश जर्नल्स लुक में टेक किया गया है असे अनसिविलाइज पीपल, यानी कि जिसका मतलब कल्चर, लैंग्वेज, फूड, नेचर आपका मेनलैंड पीपल से बहुत अलग था, है ना। सो ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादातर ना नॉर्थ ईस्ट हिल एरियाज में बहुत डिफरेंट था इन कंपेयर टू सेंट्रल रीजन ऑफ द सेंट्रल रीजन एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ में आपका जितना भी इंडिया ट्राइबल एरियाज का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो बेसिकली कमिश्नर या तो डिप्टी ब्रिटिश कमिश्नर के अंदर में, अंडर द ब्रिटिश रेगुलेशन के अंदर में वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन करता था। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1822 कहा जाता है, जहाँ में डिप्टी ब्रिटिश कमिश्नर के अंदर में जितना भी ट्राइबल एरियाज आता था, और ये सब को ना नॉन रेगुलेटेड एरियाज कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद वो नॉन एरियाज को बाद में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट ऑफ 1874 के अंदर में उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब रीजन बनाने के लिए वो लोग कोशिश किया गया था। ठीक है, सो ये उसी के बारे में है, तो आप इसको गो थ्रू कर सकता है बाय वर्ड। जो यहाँ में जो डिस्क्रिप्शन लिखा है उसको हम आपको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ में जितना भी आपका डिस्क्रिप्शन लिखा है कि किस तरह से वो नॉर्थ ईयर फ्रंटियर्स आया है, किस तरह से कौन कौन सा एरिया आया है। ठीक है, तो उसका डिस्क्रिप्शन हम आपको जस्ट समराइज में हम आपको एक्सप्लेन कर लेगा, और आप इसको बाद में गो थ्रू कर लीजिए, है ना। तो ये जो है आसाम फ्रंटियर ट्रैक रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1880, ठीक है, वो ट्रैक का हिसाब से आपका जितना भी ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हिली एरियाज था, वो आया है आपका चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम के अंदर में। ठीक है, तो वो वहाँ में जितना भी फ्रंटियर एक्ट था, ज़्यादातर आपका जितना भी रेगुलेशन जो आपका 1880 के अंदर में पास हुआ है, वहाँ में जितना भी आपका हिल एरिया, जैसे कि हो गया गारो हिल, कासी, जंटिया हिल्स, कचार हिल्स, कार्बी आंगलोंग, बोडोलैंड, त्रिपुरा एरिया, चकमा, लेसाई सॉरी लाई हिल्स, ये सब रीजन जो आपका रेगुलेशन फ्रंट असम फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के अंदर में वो चीफ कमिश्नर ऑफ असम के अंदर में वो रेगुलेशन का एडमिनिस्ट्रेशन का अंदर में आया है। ठीक है, तो यहाँ में जो चेंजेस कब कब लेके आया है जिसका वजह से सिक्स शेड्यूल का राइज हुआ है। फर्स्ट चेंजेस जो आया है आपका गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919। गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1990 में ना इतना डीप इम्पैक्ट बोल के तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1990 था, इसमें जो एक चीज़ हुआ है कि वो जो कंसेप्ट ऑफ बैकवर्ड एरिया ना, ये जो बैकवर्ड ट्रैक, ठीक है, ये जो वर्ड बैकवर्ड ट्रैक का इंट्रोडक्शन हुआ है, बैकवर्ड ट्रैक। ठीक है, बैकवर्ड ट्रैक यानी कि हिल एरियाज को कम्प्लीटली बैकवर्ड ट्रैक बोल के वो लोग डिफाइन किया है। उसके बाद गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया ऑफ 1915, है ना, जिसको डिक्लेयर किया है, मतलब जो डिक्लेयर मत सॉरी गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1950 में, जहाँ में आपका ये जो बैकवर्ड ट्रैक को वो लोग शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट बोल के वो लोग अनाउंस किया गया था। ठीक है, उसके बाद
जनरल गवर्नर जो अंडर सेक्शन 52 के अंदर में गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1990 में जितना भी नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसको बैकवर्ड एरियाज बोल के इंक्लूड किया है और उसको गवर्नमेंट ऑफ असम के अंदर वो लोग इंक्लूड किया है। ठीक है, हम लोग का ट्राइबल एरियाज लोग सब कुछ गवर्नमेंट यानी कि डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी ब्रिटिश कमिश्नर के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ असम के अंदर में आया है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कमीशन जब एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन को फेल किया और बहुत सा इंपॉर्टेंट हिल मिशन हुआ था, ये सब हम लोग आपका ट्राइबल सॉरी नॉर्थ ईस्ट का फ्रीडम स्ट्रगल्स में हमने देखा है। ब्रिटिश का बहुत सा पॉलिसी आफ्टर द 1990 वो लोग स्टार्ट किया है। हिल पॉलिसी के बाद बहुत सा लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को वो लोग और भी सेंट्रलाइज करने के लिए कोशिश किया है और गवर्नर और उसका जो ट्राइबल एरियाज को गवर्न करने के लिए बहुत कोशिश किया था। वो लोग बहुत सा लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश किया और उसके साथ साथ आपका जो साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन एक आया था जो ये बोला है कि ये जो पार्ट्स है आपका जो बैकवर्ड ट्रैक्स है उसको एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड ग्रुप में बनाया जाए। ठीक है, जितना भी साइमन कमीशन जो आपका आया था तो उसमें उसका मेन टारगेट था कि बैकवर्ड ट्रैक्स लगाने के बदले हम जो एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज यानी कि ऐसा इंक्लूड करेगा नॉर्थ ईस्ट को। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में यानी कि आफ्टर 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1936 इसमें बहुत सा एक्चुअल चेंजेस आया है जिसके चलते आगे जाके आपका 6 शेड्यूल का बर्थ होता है। ठीक है, सो यहाँ में ना गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1936 में गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 में वहाँ में ना ट्राइबल एरियाज को क्लासिफाई किया इनटू एक्सक्लूडेड एंड पार्शियल एरियाज, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। तो यहाँ में ना एक्सक्लूडेड एरियाज कौन कौन रहा है? ठीक है, तो एक्सक्लूडेड एरियाज है, तो यहाँ में जो एक्सक्लूडेड एरियाज था वो है आपका लुसाई हिल्स जो कि प्रेजेंट मिजोरम है ना। उसके बाद आपका नॉर्थ कछार हिल्स, नागा हिल्स, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हिल्स, सदिया, बालीपारा, लखीमपुर फ्रंटियर ट्रैक्स जो कि आगे जाके आपका अरुणाचल बनता है। उसके बाद गारो एंड मिकिर हिल्स, दीज एरियाज वेर कंक्लूडेड एज एक्सक्लूडेड एरियाज हिल्स। उसके बाद पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज वो कौन कौन सा एरियाज था? वो जैसे कि एरियाज हो गया आपका शिलोंग म्यूनिसिपलिटी, आपका ब्रिटिश पोर्शंस ऑफ द कैंटोनमेंट है ना। उसके बाद दीज एरियाज एंड सम पार्ट्स ऑफ द असम दे वेर ऑल इंक्लूडेड इन एक्सक्लूडेड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। ठीक है, तो यहाँ में ना ज़्यादातर इसका बेसिक ये था कि ना इसको कैटेगराइज करता है ताकि गवर्नमेंट जो इसको इजीली एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, ये कंसेप्ट के साथ वो उसको एक्सक्लूडेड एज वेल एज पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज बनाया है। ठीक है, तो एक्सक्लूडेड एरियाज को ना एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट खुद अपना डिस्क्रिप्शन का हिसाब से वो कर सकता है और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया में उसका अलग से स्पेशल पावर होता था। तो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडिंग फादर्स है दे अंडरस्टूड those areas included in those areas included in excluded areas या तो partially excluded areas वो लोग आफ्टर इंडिपेंडेंट बहुत हाई चांस था कि वो लोग को एक्सप्लॉइटेड हो सके सोशली एंड इकोनॉमिकली फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स मेनलैंड। सो इसीलिए वो लोग ना डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स ट्राइबल एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट के लिए वो लोग बनाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो एक सब कमिटी फॉर्म हुआ था है ना, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमिटी बोलता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका फॉर्म हुआ है और इसको जो लीड किया था वो है आपका गोपीनाथ बोरदोलोई जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। ठीक है ना, तो इसका ना बनाने का एक ही वो था कि वो जो ट्राइबल पीपल का ना ट्रेडिशन, कस्टम, लॉस ऑफ इनहेरिटेंस, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, बेसिकली हम लोग का जो ट्राइबल विलेज काउंसिल का जो सिस्टम है ग्रास रूट लेवल का जो है उसको प्रॉपरली सील करे, गाइड करे, एनहेंस करे ताकि कोई मतलब डाइल्यूशन ऑफ द एथनिक मतलब पीपल में डाइल्यूशन ना हो, है ना। सो ये जो कमिटी है जो हम लोग का ये कमिटी जो था नोन एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमिटी, ये कमिटी फॉर्म करने का एक ही था कि जितना भी ट्रेडिशन हो, कस्टम हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो उसको प्रिजर्व कर सके। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड जितना हो सके आप यहाँ का ट्राइबल पीपल्स को खुद का ही मैक्सिमम ऑटोनॉमी आप प्रोवाइड करो, है ना, ग्रास रूट लेवल में खुद का ऑटोनॉमी प्रोवाइड करो ताकि बाहर से वेरी लिटिल इंटरफेरेंस हो सके।
ठीक है। और ये आइडिया ऑफ द बोर्डोलॉय कमिटी ही आगे जाके आपका 6 शेड्यूल में एक्सप्रेस होता है। ओके, सो ये 6 शेड्यूल उसी के बारे में हम लोग अभी हमने बताया है। तो इसका स्कीम क्या है, ठीक है। तो 6 शेड्यूल जो ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, ठीक है। यहाँ में आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। तो ये जो आपका, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया है, ये आता है आपका आर्टिकल 244A 244A के अंदर में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जहाँ में 6 शेड्यूल अप्लाई करता है, ठीक है। एरियाज लाइक असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 4 एरियाज में आपका ट्राइबल विलेज काउंसिल इंक्लूड करता है, ठीक है। और ये जो जो ट्राइबल एरियाज को इंक्लूड, कौन कौन सा ट्राइबल एरियाज इस शेड्यूल में आता है, वो सब आपका पारा 20 ऑफ द शेड्यूल में आपको मिला जाता है, मतलब मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ में कौन कौन सा एरियाज इंक्लूड करता है 6 शेड्यूल में, ये है आपका नॉर्थ कचार हिल्स एंड कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम आता है, काशी हिल्स यहाँ पे है, काशी हिल्स ऑफ जेंटिया, काशी हिल्स, जेंटिया हिल्स एंड गारो हिल्स जो कि मेघालय डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद त्रिपुरा, ट्राइबल एरियाज ऑफ त्रिपुरा, है ना, वो भी आता है। द चकमा, द मारा एंड लाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम, ये लोग भी आता है। ये सब आपका ऑटोनोमस के अंदर में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद दूसरा, स्टेट्स लाइक नागास, दे कम्प्लीटली डिक्लाइन, वो लोग डिक्लाइन किया इसको प्रोविजन 6 शेड्यूल के अंदर में आने के लिए। वो लोग का कंप्लीट एस्पिरेशन और कंप्लीट इंडिपेंडेंस में वो लोग का जो डिमांड था, वो अंदर 6 शेड्यूल वो लोग का फुलफिल नहीं हुआ। एज ए रिजल्ट नागालैंड का जो फॉर्मेशन हुआ है वो 1963 में अंदर 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962 के अंदर में आर्टिकल 371A के अंदर में वो लोग का फॉर्मेशन हुआ है, इंटीग्रेटेड इन इंडियन स्टेट, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश वो भी 6 शेड्यूल के अंदर में नहीं हुआ है, बल्कि वो 1987 में 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार वो आर्टिकल 371H के अंदर में वो इंटीग्रेटेड स्टेट ऑफ इंडिया बना है, ठीक है। तो ये उसी के बारे में है। वो जो कॉन्स्टिट्यूशनली अनडिवाइडेड पार्ट ऑफ असम टिल 1972 वो रहा है ना। वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक बनाए, एजेंसी बनाए। उसके बाद आके वो यूनियन टेरिटरी से बाद में स्टेट बोल के इंटीग्रेट हुआ है, ठीक है। सो ये सब आपका वो शेड्यूल के बारे में ही है। तो यहाँ में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ट्राइबल्स पीपल के लिए कंसिडर सिग्निफिकेंटली लो था, और उसी के चलते गवर्नमेंट का वही टारगेट था कि वो लोग का सेल्फ ऑटोनोमस सिस्टम होना है, ताकि वो फ्यूचर में जाके कोई मतलब तकलीफ ना हो। और यहाँ में ऐसे है कि ना, ये जो काउंसिल है ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका कितना नंबर होना है ना। तो यहाँ में ज़्यादा से ज़्यादा 30 मेंबर्स होना है, और यहाँ में जो जहाँ से एटलीस्ट 4 मेंबर्स आपका गवर्नर जो मतलब इंस्टीट्यूट का मतलब इलेक्ट करे, और जितना भी इलेक्टेड मेंबर्स हो वो बेसिकली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो हम लोग का है सरफेस, उसको उसका रूल को फॉलो करके सेलेक्ट किया जाए, ओके। सो यहाँ में जनरली एग्जीक्यूटिव कमिटी जो क्या क्या बनता है, इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, जैसे आपका कैबिनेट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट का जैसे। उसके बाद मेंबर्स ऑफ द कमिटी होता है जो काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल होता है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होता है जिसमें वो लॉस रेगुलेशन कर सकता है, अलॉटमेंट, ऑक्यूपेशन, यूज ऑफ द लैंड, मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, है ना, वो सबको वो टैकल कर सकता है। उसके बाद यूज ऑफ एनी कैनल और वाटर सोर्सेस, रेगुलेशन प्रैक्टिस ऑफ जूम, है ना, आपका शिफ्टिंग कल्टिवेशन, सक्सेशन ऑफ द चीफ हेडमैन, इनहेरिटेंस, मैरिज, डिवोर्स, सोशल कस्टम, यानी कि ये सब जितना आपको यहाँ में मैंने लिख के दिया, उसको जनरली आपका ऑटोनोमस काउंसिल के अंदर में वो लोग का अपना लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और अपना जुडिशियल पावर रखता है, ओके। सो ये उसी के बारे में आपका काउंसिल के बारे में है। ईच जैसे कि काउंसिल जो क्या क्या का टैक्सेशन वो लगा सकता है, वो टैक्स ऑन प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग, एम्प्लॉयमेंट में लगा सकता है, टैक्सेस ऑन एनिमल्स, व्हीकल्स, बोट में, टैक्सेशन ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इनटू मार्केट फॉर सेल, टैक्सेशन फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, डिस्पेंसरीज, आपका रोड्स, है ना। उसके बाद रेगुलेशन बाय कंसर्न, मतलब जो काउंसिल होता है जिससे वो कलेक्शन करके उसका इफेक्टिव असेसमेंट वो सब वो रेगुलेट करता है, ओके। सो नेक्स्ट जो होता है कि 6 शेड्यूल का हमेशा हमने फ़ायदा ही देखा है, उसका बेनिफिट देखा है, लेकिन 6 शेड्यूल के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स अटैच होता है उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेंगे।
ठीक है। तो सिक्स शेड्यूल के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स अटैच होता है, जैसे कि सबसे पहले है डेमोक्रेसी, जो डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन और उसके एग्री टू डिसएग्री उसके कंसेप्ट के साथ बनाया गया है, और इंडिया खुद एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। तो ये जो ऑटोनोमस में ना डेमोक्रेटिक का कंसेप्ट इतना नहीं आता है, क्योंकि वहाँ में स्ट्रॉन्ग वुमेन पार्टिसिपेशन का बहुत कम होता है। ठीक है, वहाँ में स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट बहुत कम होता है, यो वो उसका पहला है। और दूसरा, ऑटोनोमस काउंसिल में ना अपना डिमांड यानी कि लीडरशिप यानी कि पार्टी डिमांड्स को ज़्यादा रख के मतलब कम्युनिटी डिमांड्स को शायद वो रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, वो उसका ये हो सकता है, डीमेरिट्स हो सकता है। दूसरा, ये जो यहाँ में ना वुमेन रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने कहा वुमेन रिप्रेजेंटेशन सबसे कम होता है इसमें। और दूसरा, जो पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम होता है, पॉलिटिकल लीडर्स अपना मतलब इश्यू से और ज़्यादा मतलब कम्युनिटी का इश्यू को वो इग्नोर किया जा सकता है ना। उसके बाद ट्रायल एंड एरर मेथड जैसे हो सकता है बहुत सा, जब आप नया इंस्टीट्यूट को छोड़ दे, उसको कंसेप्ट नहीं होगा कि लोकल सेल्फ किस तरह से बनाए, इस तरह का एक इश्यू राइज हो सकता है। ठीक है। सो दूसरा, अरुणाचल का ही एक एग्जाम्पल लेके यहाँ बताया है, कस्टमरी लॉस ऑफ एवरी टाइप इन अरुणाचल प्रदेश, है ना, जिसमें फीमेल सेक्शन को हाईली बायस किया, उसी को मैं वो बेसिकली वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स है। उसके बाद दूसरा, इसमें ये जो ऑटोनोमस का दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इसका सेंट्रल फंडिंग है ना, फंडिंग को लेके प्रॉब्लम हो सकता है। अगर फंडिंग में प्रॉब्लम है तो जैसे कि आपका रिसेंटली आपका काशी हिल ऑटोनोमस लुक में है ना, उसके गारो हिल्स ऑटोनोमस में फाइनेंशियल क्रंचेस की वजह से ऑटोनोमस काउंसिल का प्रॉब्लम चल रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो एराइज हो सकता है ना। उसके बाद दूसरा, जैसे यहाँ में लिखा है पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दे सकता है खुद के लिए। ठीक है। सो ये जो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किया है। तो प्रॉब्लम्स के बाद अभी हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न में 4 स्टेट्स है जहाँ में ट्राइबल विलेज काउंसिल ऑटोनोमस विलेज काउंसिल है अंडर 6 शेड्यूल। तो उसमें से जो फर्स्ट स्टेट है जिसमें ऑटोनोमस है वो है आपका असम। ठीक है, तो हम अभी असम के बारे में देखेंगे। तो ट्राइबल विलेज काउंसिल ऑफ असम में इट रेफर्स, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ट्राइबल विलेज काउंसिल इसका मतलब है जहाँ में इंडिजीनियस कम्युनिटी बेस्ड सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होगा, जहाँ में वहाँ का एथनिक एंड ट्राइबल ग्रुप्स का प्रिजर्वेशन एंड फंक्शनिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये जो काउंसिल्स होता है ये बेसिकली इनफॉर्मल होता है, लेकिन वो लोग हाईली इन्फ्लुएंस होता है, जितना भी आपका सोशल एंड जुडिशियल डिस्प्यूट होता है उसको वो मैनेज कर सकता है। ओके, उसके बाद उसका जनरल कैरेक्टर्स क्या होता है ना। तो जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले इनफॉर्मल गवर्नमेंट्स, इसको हमने अभी भी एक्सप्लेन किया। ये काउंसिल्स जो ना लीगली बाइंडिंग नहीं होते, कोडिफाइड नहीं होता है। ठीक है, ये लोग कस्टमरी लॉस एंड ट्रेडिशन पे बेस होता है। उसके बाद ये कम्युनिटी बेस होता है ना, रिप्रेजेंट जो क्लैन रिप्रेजेंटेशन होता है। और ये जो कंसेंसस ओरिएंटेशन, इसका मतलब कलेक्टिव डिसीजन लेता है ये जो कम्युनिटी का हार्मोनी के लिए। ठीक है, एमिकेबल सॉल्यूशन पे ही डिपेंड करता है। और ये जो जितना भी नॉर्म्स और रूल्स है ये बेसिकली कस्टमरी लॉज पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, सो ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल ऑफ मतलब असम के अंदर में हम जो उसका जो ट्रेडिशनली सिस्टम है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट, जैसे कि हो गया आपका गांव पंचायत। ठीक है, गांव पंचायत बहुत सा एरियाज में अभी भी प्रेवलेंट है, जहाँ में अभी मॉडर्न जो पंचायती जो राज है वो जो आने के वजह से गांव पंचायत स्टिल इतना ये नहीं है, बट स्टिल देयर आर सर्टन प्लेसेस जहाँ में इसका बहुत इम्पैक्ट है। तो ये जो गांव पंचायत होता है वो फॉर्मल इनफॉर्मल हेड होता है, और ज़्यादातर ये एल्डर्स ही होता है। ये जो इश्यूज जैसे कि हो गया आपका लैंड मैरिज, इनहेरिटेंस, सोशल इश्यूज, ये सब को वो एक मीडिएटर बन के वो सॉल्यूशन लेके आता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हो गया आपका बोडो कचारी विलेज हो गया। बोरो कचारी इसमें वो लोग मोकचांग बोलता है, ओलू का जो हेड होता है, और वो हेड जो ना लोकल डिस्प्यूट्स को वो मतलब सॉल्यूशन लेके आता है, फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और जितना भी आपका सोशल कंडक्ट है वो सबको बनाने के लिए वो काम आता है, वो सबको रेगुलेट करता है। उसके बाद दूसरा हो गया मिसिंग कवांग, है ना। मिसिंग कवांग में आपका जैसे गुमराह कवांग हो गया या तो दोबुर आई कवांग, यहाँ में कुछ कुछ जुडिशियल डिस्प्यूट जैसे लैंड डिस्प्यूट हो गया, टिफ हो गया, उसका एडल्ट्री हो गया, ये सब इश्यूज को वो लोग अपना कवांग यानी कि तेरे में वो लोग सॉल्व करता है।
उसके बाद कार्बी मई और लोंगरी काउंसिल। ये जो कार्बी जो पीपल होता है, ये लोग जो अपना जो काउंसिल होता है उसको स्टिल प्रिविलेंट जो ट्राइबल विलेज काउंसिल है उसको वो लोग मई या तो लोंगरी बुलाता है। और ये जो इसका जो लीडर होता है वो होता है रोंग अचित। ठीक है, और ये जो जितना भी आपका जो रिचुअल्स कम्युनल डिस्प्यूट होता है उसको वो टैकल करता है। उसके बाद हो गया आपका दिमासा विलेज काउंसिल, है ना। दिमासा विलेज काउंसिल में भी ट्राइबल विलेज काउंसिल अभी भी है। तो वहाँ का जो हेड होता है उसको कुनांग बोलता है वो लोग। ठीक है, और वो जो कुनांग जो बेसिकली एल्डर्स सबसे वाइस वाला पर्सन होता है जो नॉन बायस होता है ना। और यहाँ का भी जितना भी सोशल ऑर्डर हो, ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो, कस्टमरीज लॉस ऑफ डिवोर्स, है ना, रीमैरिज, वो सब को वो टैकल करता है। ठीक है, सो इसका फंक्शंस क्या है। जितना भी विलेज काउंसिल है उसका बेसिक फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन तो ये है कि वो जितना भी डिस्प्यूट होता है उसका रिजोल्यूशन लेके आता है, चाहे वो डिस्प्यूट फैमिली मैटर्स हो, प्रॉपर्टी हो। ठीक है, उसको डिस्प्यूट लाता है। दूसरा सोशल रेगुलेशन, वो एनफोर्स करता है, यानी कि मैरिज लॉ, है ना। उसके बाद फेस्टिवल में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको वो एनहेंस मैनेज करता है। रिसोर्स मैनेजमेंट, कम्युनिटी फार्मिंग, फिशरी, फॉरेस्ट्री, ये सब का रिसोर्स मैनेजमेंट वो करता है जिससे वो कम्युनिटी को आगे बढ़ा सके। कल्चरल प्रिजर्वेशन, वो ट्रेडिशनल एंड जितना भी एथनिक जो रिचुअल्स होता है, फेस्टिवल्स होता है, डांस होता है, उसको वो प्रिजर्व करके उसको कोई मॉडर्निटी उसमें लाने नहीं देता है, जो ट्रेडिशनल वे है उसी में करने देता है। कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट अथॉरिटी, और दूसरा विद द मॉडर्न टाइम, है ना, मॉडर्न समय हो गया तो जितना भी आपका न्यू गवर्नमेंट इश्यूज जो पॉलिसीज है उसको गवर्नमेंट के साथ मिल के कोऑर्डिनेट करके वो विलेज में विलेज पीपल तक पहुंचा देता है। ठीक है, अभी मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन को देखेगा। सो जैसे आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूट आ गया, है ना, एंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट अंडर 6 शेड्यूल आ गया, इसके वजह से बहुत सा चीज़ आपका होल ट्राइबल विलेज में, आपका जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ में बहुत सा चीज़ चेंज हुआ है। बट स्टिल लोकल सिस्टम तो स्टिल प्रेवलेंट है। बट स्टिल अंडर 6 शेड्यूल में आपका जो आसाम का जो स्टेट है वो बेसिकली 3 इम्पोर्टेंट 6 शेड्यूल में वो लोग यहाँ में आपका लिख के रखा है 6 शेड्यूल में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। सो 6 शेड्यूल में सबसे पहले आता है आपका बोडोलैंड टेरिटरी कम्युनिटी काउंसिल। ठीक है, उसके बाद दूसरा वो जो ज़्यादातर बोरो पीपल के लिए है। उसके बाद एक आता है कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस। उसके बाद दूसरा आता है सबसे पहले बोरोलैंड टेरिटरी काउंसिल, ये जो बोरो पीपल के लिए है। उसके बाद कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, ये जो सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका असम में कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट का अंदर में आता है। फिर उसके बाद दूसरा है दिमा हसाओ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ये जो आपका दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट जो है वो शायद डिस्ट्रिक्ट का यानी कि अपर असम का डिस्ट्रिक्ट का ऑटोनोमस का अंदर में आता है। ठीक है, सो उसके अलावा असम में ना 3 मतलब मेजर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ में ऑटोनोमस काउंसिल है अंडर 6 शेड्यूल। उसके अलावा भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होता है लेकिन वो स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर में आता है। ठीक है, वो अदर ऑटोनोमस काउंसिल है जो स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर में आता है। जैसे कि फर्स्ट हो गया, आपका राबा हासोंग ऑटोनोमस काउंसिल। ठीक है, ये राबा कम्युनिटी के लिए है, ये स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर में फॉर्म होता है। दूसरा है मिसिंग आओ ऑटोनोमस काउंसिल। उसके बाद है बोरो कचारी ऑटोनोमस काउंसिल। फिर उसका बाद है तंगा कचारी ऑटोनोमस काउंसिल, सोनावाल ऑटोनोमस। बोरो कचारी ये आपका डायरेक्ट 6 शेड्यूल का अंदर में आता है, 6 शेड्यूल। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जो स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर में आता है फर्स्ट है आपका राबा हासोंग ऑटोनोमस काउंसिल। फिर उसके बाद आता है मिसिंग ऑटोनोमस काउंसिल, टेंगल कचारी ऑटोनोमस काउंसिल, सोनोवाल कचारी ऑटोनोमस काउंसिल, टीवा ऑटोनोमस काउंसिल, उसके बाद मटक ऑटोनोमस काउंसिल। ठीक है, उसके बाद ये जो बोरो कचारी ऑटोनोमस काउंसिल है ये तो आपका 6 शेड्यूल अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो 6 शेड्यूल के अंदर में जो आपका जो काउंसिल है उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर में सबसे पहले आता है बोरोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एंड कार्बी आंगलोंग बोरोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 1961 को सबसे पहले प्लेन ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम फॉर्म हुआ था, है ना, जो कि वो लोग डिमांड किया था कि
उद्यांचल बोल के एक अलग से उद्याचल बोल के एक अलग से स्टेट बनाए जहाँ में सिर्फ और सिर्फ बोरो कम्युनिटी रहे, ठीक है। उसके चलते 1987 में ऑल बोरो स्टूडेंट यूनियन अंदर उपेंद्र नाथ ब्रह्म, ठीक है, अंदर उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, वो लोग सेपरेट बोरोलैंड के लिए वो लोग डिमांड किया है, जो कि इसमें इंसर्जन राइज होने के चलते बहुत सा डिस्प्यूट होने के वजह से 1993 में बोरो एकॉर्ड बोल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ असम एंड ऑल बोरो स्टूडेंट यूनियन ने साइन किया था, ठीक है, और बोरो पीपल्स एक्शन कम्युनिटी सब मिलके 1993 में फर्स्ट बोरो एकॉर्ड वो लोग साइन किया है, ठीक है। उसके बाद बोरो एकॉर्ड साइन तो किया है, लेकिन इसमें ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एंड पावर नहीं था, जिसके चलते फर्दर आर्म ग्रुप्स ऑफ बोरो लिबरेशन टाइगर बोल के वो लोग राइज हुआ है। और वो राइज होने की वजह से ना लेटर ऑन 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक मोमेरेंडम ऑफ सेटलमेंट वो लोग साइन किया है विद असम ऑन 10 फरवरी 2013, जिसमें आपका बोरो लिबरेशन टाइगर्स BLT बोरो लिबरेशन टाइगर्स लोग अपना आर्म को वो लोग ले डाउन कर दिया, ठीक है। उसके चलते अंडर 6 शेड्यूल बोरो ऑटोनोमस काउंसिल विद ग्रेटर लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। तो ये जो बोरो ऑटोनोमस काउंसिल जो है वो 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। यहाँ पे है वो जो आपका कोकराझार, चिरांग, बक्सा एंड उदलगुरी, ये 4 रीजन को वो मतलब कवर करता है बोरो ऑटोनोमस काउंसिल, ठीक है। तो इसका फर्दर प्रेजेंट डेवलपमेंट क्या क्या है, 2003 से लेकर 13 तक ये जो ऑटोनोमस काउंसिल ये बहुत सा ग्रुप वो फॉर्म किया, मतलब सॉरी एज ए फंक्शनल वो ऑटोनोमस बॉडी वो कंटिन्यू किया है। और स्टिल ये जो फुल फ्लेज बोरोलैंड स्टेट के लिए वो फिल अभी भी वो सर्टन ग्रुप यहाँ का फ्रैक्शन ग्रुप है जो अभी भी डिमांड कर रहा है इसके बारे में, ठीक है। सो 27 जनवरी 2020 में थर्ड बोरो एकॉर्ड जो साइन किया है, ये थर्ड बोरो एकॉर्ड को वो बोलता है बोरोलैंड टेरिटोरियल रीजन, जहाँ में ना इसका बोरोलैंड का पावर को और एक्सटेंड किया है, एज वेल एज यहाँ में यहाँ का जो आर्म्स राइट्स जो ग्रुप था मिलिटेंट ग्रुप उसका रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया है। साथ ही साथ बोरो ऑटोनॉमी को और भी कॉन्स्टिट्यूशनली पावर दिया गया है, फंडिंग दिया गया है ना, ये उसी के बारे में है, ठीक है। दो ये फंक्शनल मतलब अभी भी स्टिल आसाम का पार्ट है, लेकिन इसको ऑटोनोमस में इसका एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियल पावर दिया है, और साथ में इसको सेंट्रल फंडिंग एंड ग्रोथ के लिए और भी एनहेंस किया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ये आपका बोरो ऑटोनोमस काउंसिल के बारे में है। सो नेक्स्ट जो है वो है कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। सो ये कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस ब्रिटिश काउंसिल का थोड़ा सा बैकडेट अगर हम देखें प्री हिस्टोरिक एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका शुरू होता है अक्टूबर 1940 को, जब कार्बी कम्युनिटी एक मोमेरेंडम ब्रिटिश आसाम को वो लोग ब्रिटिश इंडिया को वो लोग सबमिट करता है कि खुद का पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड सेल्फ गवर्नमेंट्स के लिए। और यही मोमेंट से फ्रॉम 1940 से ओलू का मतलब ऑर्गेनाइजेशन कॉन्शियसनेस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ देयर कल्चर एथनिसिटी है ना, वो जो राइस होता है, ठीक है। सो उसके बाद यूनाइटेड मिकिर एंड नॉर्थ कचर का फॉर्मेशन 1951 को पार्लियामेंट जो अप्रूव किया है कि यूनाइटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस मिकिर एंड नॉर्थ कचर हिल्स बनेगा, जो कि जाके 1970 को वो दोनों का स्प्लिट होता है, मिकिर हिल्स एंड नॉर्थ कचर हिल्स, ठीक है। तो ये जो अक्टूबर 14 1976 में जो मिकिर हिल्स जो नॉर्थ कछार से निकल गया है, वो जो ऑफिशियली अपना नाम कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट विथ हेडक्वार्टर है दीपू वो बनाता है, ठीक है, 1956 को। सो अंदर 6 शेड्यूल में इसका इंक्लूजन होता है। सो 1954 को ये बनता है, 1976 को इसका बाइफर्केशन होता है, उसके बाद उसका रीनेम होता है मिकिर हिल से कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, और फिर अप्रैल 1996 को ये कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल अंडर 6 शेड्यूल उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें अराउंड 30 डिपार्टमेंट होता है विद लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिस्कल ऑटोनॉमी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका 2015 में मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट मतलब साइन होता है विद सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा असम गवर्नमेंट है ना। एंड उसके बाद आपका ये जो अपराइजिंग जो पीपल है मिलिटेंट्स है उसके साथ बहुत टाइप होता है, और कार्बी ऑटोनोमस
कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस टेरिटरी काउंसिल को वो लोग एक्सपांड करके 2 जुरिडिक्शन में, यानी कि कार्बी आंगलोंग एंड वेस्ट कार्बी आंगलोंग बोल के वो लोग बनाया जाता है बाइफर्केशन के साथ, ठीक है। ओके, सो अभी फिलहाल जो वो लोग का जो इंसर्जेंट का जो इश्यूज जो कार्बी आंगलोंग में राइज है, ये उसी के बारे में है, ठीक है। जैसे कि आपका यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक, ये यूपीडीएस है, वो है यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडरी। उसके बाद ये जो पीपल डेमोक्रेटिक काउंसिल्स ऑफ कार्बी आंगलोंग है। उसके बाद ये जो कार्बी लोंगरी नेशनल कचार हिल्स लिबरेशन फ्रंट, ये सब डिफरेंट इंसर्जेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम अराइज हुआ है फॉर stating for more separate state, more political culture, more political power, cultural rights, development guarantees, है ना, जिसके चलते ये जो एथनिक का ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो सिंस 2013 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए 2021 में इसका बहुत सा पीस नेगोशिएशन जो इंसर्जेंट्स लोग के साथ जो टाइप हुआ है, और ये इसका अकॉर्ड का हिसाब से बहुत सा डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने ये वेलफेयर कार्बी वेलफेयर सोसाइटी के लिए इस्टेब्लिश किया है। अलोंग विद दैट यहाँ का जो मिलिटेंट्स है वो लोग भी अपना आर्म्स अराउंड 1000 ऑफ देम आर्म्स को ले किया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सो ये जो कार्बी आंगलोंग जो ऑटोनोमस है, इसमें कितना मेंबर्स है? इसमें 30 मेंबर्स है, 26 इलेक्टेड होता है, 4 नॉमिनेट होता है, और ज़्यादातर वो माइनॉरिटी से रिप्रेजेंट करता है, और ज़्यादातर ये लोग 5 इयर्स के लिए होता है। और लीडरशिप में मतलब स्ट्रेटिफिकेशन में चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव हेड है, लीडेड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर, ये सब उसका स्ट्रेटिफिकेशन है ना। करेंटली तुलीराम रोंगहम वो जो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर है, ठीक है। उसके बाद बितम रंगथम कॉन्स्टिट्यूशन से वो बिलोंग करता है, वो उसका सेकेंड टर्म है, ठीक है। ये उसका पॉलिटिकल मतलब प्रेजेंट पॉलिटिकल ग्रोथ मतलब स्टेटस का बारे में है कार्बी आंगलोंग का। तो यहाँ में बीजेपी वोन किया था आपका 26 सीट्स में, है ना, जो कि रिकॉर्ड हुआ है, 0 सीट हुआ है। सो ये जस्ट पॉलिटिकल इश्यूज है, इसको आप। सो एडमिनिस्ट्रेशन तो अंदर फीस अकॉर्ड ये जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर अंदर असम टेरिटरी इंटीग्रिटी उसको पाया गया है कार्बी आंगलोंग को, और उसके चलते इसका इंसर्जन का बारे में थोड़ा रिड्यूस मतलब इंसर्जन जो रिड्यूस हुआ है। सो अभी फिलहाल मई 2025 में असम गवर्नमेंट ने अराउंड 210.5 करोड़ आपको ग्रांट, यानी कि कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के मतलब अंदर 6 शेड्यूल उन्होंने वो फाइनेंशियल इशू किया है, फाइनेंशियल एड, ठीक है। सो ये जो उसका पुलिस फोर्स प्रपोजल कार्बी आंगलोंग जो अपना ही लोकल पुलिस फोर्स ऑटोनोमस काउंसिल का अंदर में उन्होंने अपील किया है, ताकि वो अपना ही टाउन एंड विलेज पुलिस फोर्स रख सके अराउंड 200 पीपल का रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। ताकि वो एनक्रोचमेंट, इनफिल्ट्रेशन और इलीगल माइनिंग जो वो लोग का कोकराझार एरियाज में है उसको वो टैकल कर सके, और गवर्नमेंट उसको फिलहाल अप्रूव के लिए वो पेंडिंग है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो चेंजेस जो कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में रिसेंट हुआ है वो ये कि ये लोग जितना भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपका म्यूनिसिपल बॉडीज देता है उसको उन्होंने सस्पेंड किया है, ताकि वो ये मैल प्रैक्टिस ऑफ द इश्यूइंग ऑफ द लाइसेंस ना हो, है ना। सो ये ट्रेडिंग लाइसेंस तो कम्प्लीटली कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल का टैक्सेशन डिपार्टमेंट से ही हो, और एनओसी यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सिर्फ आपका म्यूनिसिपल बॉडी सर्व करे। इस तरह से सर्टिफिकेशन करने से वो करप्शन एज वेल एज जो मैल प्रैक्टिस हो रहा है उसको वो चेक कर सके। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो है दिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल, जिसको पहले नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल होता है। तो आपने थोड़ा पहले हमने आपको बताया 1952 को जब आपका मिकिर और नॉर्थ कचार हिल्स को यूनिफाइडली डिक्लेयर किया था, तो आपका जो मिकिर हिल्स जो जाके बना है आपका कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, और जो नॉर्थ कचार है वो आपका दिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल बना है, ठीक है। सो ये काउंसिल जो 1953 को अभी मैंने जो बताया अंदर आर्टिकल 244 का 6 शेड्यूल के अंदर में ये डिस्ट्रिक्ट बना है, नॉर्थ कचार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये अस यूनाइटेड मिकिर एंड नॉर्थ कचार हिल्स वो बना था, जो कि आगे जाके वो उसका बाइफर्केशन हो जाता है ना। यहाँ में मैंने फिर से बताया बाइफर्केशन होके आपका नॉर्थ कचार हिल्स जो लेटर ऑन दिमा हसाओ यानी कि दिमासा जो हिल्स है वो हिल्स वो बन जाता है, ठीक है। सो मिकिर हिल्स तो आपका फिलहाल जो आपका कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल बन गया है, ठीक है। सो ये जो
नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल, ये 2010 में दीमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल बोल के इसका नाम को चेंज किया गया था। ठीक है, सो इसका भी लेजिस्लेटिव पावर और स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट एवरी ऑटोनोमस का बराबर ही है। ये लोग में लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल, फाइनेंशियल ये सब पावर दिया गया है ना। और ये काउंसिल में भी 30 मेंबर्स है, जिसमें 28 इलेक्टेड होता है, जो फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम वहाँ से वो कंसेप्ट से। उसके बाद 2 जो नॉमिनेट होता है बाय असम गवर्नमेंट, जो कि 5 इयर्स टर्म के लिए ये लोग रहता है। ठीक है, तो ये जो उसका पीस डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है, तो इसका फर्स्ट पीस डेवलपमेंट 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम एंड दीमा हालांग दोग्या इंसर्जेंट ग्रुप के साथ साइन होता है। ठीक है, जिसमें वो लोग इसका सेटलमेंट में, इसका डेवलपमेंट इश्यूज से, है ना, उसके बारे में, और उसके चलते 200 करोड़ ऑफ इकोनॉमिक पैकेज आपका 5 इयर्स अंदर में इश्यू किया गया है ना। और 39 सब्जेक्ट अंदर शेड्यूल कास्ट को काउंसिल लेजिस्लेटिव 100 में इंक्लूड किया है। ठीक है, और बहुत सा प्रोजेक्ट, टूरिज्म, स्किल कम्युनिटी, है ना, वो सब अप्रूव किया है बम्बू का इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, सो रिसेंटली जनवरी 2015 में क्या डेवलपमेंट हुआ है, ये लोग दिमासा हेरिटेज म्यूजियम एंड दिसरू रिसर्च सेंटर वो लोग प्रोवाइड किया है, जिसमें जितना भी हिस्टोरिकल दिमासा प्लेसेस का स्ट्रक्चर है वो सबको वो लोग मतलब फिर से वो लोग डेवलप करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। और दूसरा 2024 में कस्टमरी लॉ कोर्ट फैसिलिटी इन हाफलोंग में वो लोग मतलब इस्टेब्लिश किया है, जहाँ में ट्रेडिशनल ट्राइबल लॉस एंड गवर्नमेंट मैकेनिज्म को वो लोग और भी एनहेंस कर सके, ताकि वो लोग फ्यूचर जो आएगा वो उसको स्टडी करे, उसका बारे में जानकारी ले। ठीक है, और प्रिजर्व करे। सो पीस एंड इंसर्जेंट इश्यूज जो आपका दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के साथ हो रहा है, वो बेसिकली 2013 में मतलब क्लोज हुआ है, जहाँ में 168 दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी ने सरेंडर किया है फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट, और जिसके चलते गवर्नमेंट हैज एग्रीड फॉर रिलीजिंग ए फंड फॉर 500 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिमासा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल। ठीक है, सो उसके बाद कम्युनिटी टेंशन एंड रिप्रेजेंटेशन इश्यू आपका दिमासाओ में क्या क्या है, तो वहाँ में ना जो नॉन दिमासा ट्राइबल्स है, जैसे कुकी, हमार एंड कार्बी पीपल, वो लोग अपना अंडर रिप्रेजेंटेशन और कल्चरल मार्जिनलाइजेशन के लिए वो लोग डिसीजन इन मतलब खुद का फेवर के लिए वो लोग मतलब रिप्रेजेंटेशन के लिए वो लोग मांग रहा है ना, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मांग रहा है। तो ये जो इंटरनल फ्रिक्शन इज स्लोली यहाँ में ना एक एथनिक क्लैशेस को अगर टैकल ना किया, फ्यूचर में जाके वो राइज होने का चांसेस है। ठीक है, सो कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं, ये दिमासा के बारे में, वो फिलहाल वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड मतलब स्टेबल ऑटोनोमस काउंसिल है, वेल वर्स ऑटोनोमस काउंसिल। ठीक है, ये उसी के बारे में है। सो ये था आपका असम का ऑटोनोमस विलेज काउंसिल के बारे में। ठीक है, तो